हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। आर्ट कल्चर की इस सीरीज में लास्ट एपिसोड्स में हमने यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर कंप्लीट किया और टेम्पल आर्किटेक्चर में भी हमने यहाँ पर रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर देखा। इसके साथ साथ हमने स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर भी देखा है। आज हम पर्टिकुलरली रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, केव आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो केव्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंटरेस्टिंगली हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर से पहले आ रही हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एंड इवन अगर आप पहली बार ये एपिसोड देख रहे हैं, सेशन देख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि इस केव आर्किटेक्चर को कवर करने के बाद टेम्पल आर्किटेक्चर अगर आप कवर करेंगे तो और भी बेहतर तरह से आपको सीक्वेंस समझ आएगा। केव आर्किटेक्चर केव आर्किटेक्चर क्या है, क्यों बनाई जा रही हैं ये गुफाएं, काटी जा रही हैं, इनका क्या मकसद है, वो हम समय के साथ समझेंगे। और यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट केव्स हैं, देखिए भारत में बहुत सारा केव आर्किटेक्चर पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण केव्स कवर करेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज में दी गई हैं, जैसे कि एनसीईआरटीज। नाउ, केव यानी कि गुफाएं। यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं ये क्यों काटी जा रही हैं, इनका क्या पर्पस है, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि केव आर्किटेक्चर में सबसे पुराना एग्जाम्पल माना जा सकता है। और वो है सप्तपर्णी की गुफाएं, सप्तपर्णी केव्स। ये सप्तपर्णी केव जो हैं वो आज के समय में प्रेजेंट डे में राजगृह बिहार के पास है। अब राजगृह इसकी अगर हम बात करें और थोड़ा एंशंट पीरियड को याद करें, तो एंशंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि राजगृह जो है वो मगध का कैपिटल रहा है। यानी मगध के राजा बिंबिसर, अजातशत्रु जैसे जो रूलर्स थे, उन्होंने यहाँ से रूल भी किया है। इवन राजगृह एक ऐसा स्थान भी रहा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध जो हैं उनका आना जाना नजर आता है। राजगृह में बिंबिसर ने बुद्धिस्ट संघ के लोगों के लिए यहाँ पर एक विहार यानी कि रेसिडेंशियल एरिया भी बनाया था, जिसे हम वेणुवन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ सप्तपर्णी केव्स, ये केव्स सबसे पुरानी केव्स कही जा सकती हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव्स कही जा सकती हैं। यहाँ सप्तपर्णी, सप्त मतलब सेवन लीव्स, पर्णी पत्तों के लिए कहा जा रहा है। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये कहते हैं, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से इसको अगर कनेक्ट करें तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ज्ञान की तलाश में मूव करते रहते थे। वो कभी ठहरते नहीं थे। लेकिन वर्षा ऋतु यानी कि बारिश के मौसम में जब रेनफॉल होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं तो ठहरना पड़ेगा, उन 2-3 महीनों के लिए। तो उन 2-3 महीनों के लिए जब उन्हें ठहरना पड़ता था, तो उन्हें ठहरने के लिए यानी कि रहने के लिए स्थान चाहिए, जगह चाहिए। और उसी जगह, उसी स्थान को हम विहार कहते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स की बात करें, सेम कहानी जैन मॉन्क्स एंड नन्स के लिए भी है। विहार जो है जैनिज्म में स्थानकास कहलाता है। तो रहने के लिए कोई स्थान चाहिए उन 2-3 महीनों के लिए जब वर्षा का मौसम है यानी कि बारिश का मौसम है। इसीलिए इन केव्स को काटा गया। ये केव्स यहाँ पर चट्टानों से, पहाड़ियों से काट कर बनाई जा रही हैं ताकि बारिश के मौसम में इनका इस्तेमाल विहार के रूप में किया जा सके। फिर इन्हीं केव्स के अंदर वर्शिप प्लेसेस भी बना दी गई। तो इन केव्स को चैत्य के रूप में यानी कि वर्शिप प्लेसेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तो हमारे पास बुद्धिस्ट केव्स हैं, जैन केव्स हैं, बहुत सारी हिंदुज्म से जुड़ी हुई केव्स भी मिलती हैं, आजीविका सेक्ट से जुड़ी हुई केव्स भी हैं। तो इन केव्स का पर्पस क्या है? अगर मैं पर्टिकुलरली हिंदू केव्स की बात करूँ तो वो केव्स जो है वो टेम्पल के रूप में सर्व कर रही हैं। लेकिन वहीं जब हम यहाँ पर बुद्धिस्ट, जैन, आजीविका सेक्ट से जुड़ी हुई केव्स की बात करते हैं, तो इन केव्स का इस्तेमाल वर्षा ऋतु में रहने के लिए, ठहरने के लिए किया जाता था। सप्तपर्णी केव, ये जो केव यहाँ पर नजर आ रही है, ये इसका काफी बड़ा हिस्सा नेचुरल भी है, मतलब ये एक प्रकार की नेचुरल केव भी है। कुछ हिस्सा काटा गया था और इस तरह से इन केव्स का इस्तेमाल वर्षा ऋतु में मॉन्क्स एंड नन्स के लिए किया जाता था। खुद गौतम बुद्ध ने भी इसका इस्तेमाल किया है, ऐसा कहते हैं। सप्तपर्णी की खास बात यही मानी जाती है
कि गौतम बुद्ध ने अपना काफ़ी समय जो है, वो मृत्यु से पहले का जो समय है, वो इन्हीं केव्स में बिताया था और यही वो केव्स हैं जहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, मतलब महापरिनिर्वाण के बाद। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में ही हुई है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के पैट्रनाइजेशन के अंडर हुई थी और इसी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में सारे संघ सिस्टम जो है उससे जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोडिफाई किया गया था, यानी कि विनय पिटक का कंपाइलेशन इसी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। यही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहा जा रहा है कि इसी सप्तपर्णी गुफा में हुई है। तो ये है केव आर्किटेक्चर। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये थोड़ा सेमी नेचुरल है या सेमी मैन मेड ऐसा करके ये केव है, लेकिन आगे चलकर मौर्यन पीरियड में, मौर्यन डायनेस्टी के समय में आपको प्रॉपर केव आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा जो मैन मेड है, जो मनुष्य ने चट्टानों में से काट कर बनाया और इन केव्स को काट कर यही मॉन्क्स एंड नन्स यानी कि भिक्षु और भिक्षुणियों को दान कर दिया जाता था। हमें केव आर्किटेक्चर पढ़ते वक्त केव्स के फीचर्स पे भी फोकस करना है, तो हम उन केव्स के फीचर्स की भी बात करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मौर्यन केव आर्किटेक्चर का। मौर्यन केव्स को पढ़ने के लिए, मौर्यन केव्स जो है उनके बारे में थोड़ा जानने के लिए या मौर्यन केव्स के एग्जाम्पल्स देखने के लिए हमें जाना होगा जहानाबाद बिहार। जहानाबाद बिहार में हमें दो पहाड़ियां मिलती हैं, बराबर पहाड़ी और नागार्जुन पहाड़ी। दोनों ही पहाड़ियों के ऊपर हमें केव्स कटी हुई मिलती हैं। तो यहाँ बराबर पहाड़ी में 4 केव्स हैं, लोमस ऋषि केव, सुदामा केव, कर्ण झोपड़ एंड विश्व झोपड़ी। वहीं नागार्जुन हिल्स में 3 केव्स हमें मिलती है, गोपिका कुबा, वदतिका का कुबा, वापिया का कुबा। इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बराबर पहाड़ी के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगी। आप यहाँ पिक्चर देखिए, ये जो फिलहाल आपको फोटो नजर आ रही है ये बराबर पहाड़ी है और नाम से भी समझ आ रहा होगा, पिक्चर से समझ आ रहा होगा कि इस पहाड़ी को बराबर क्यों कहा जा रहा है। इसके पीछे का कारण है कि अगर आप देखेंगे तो ये दोनों दिशाओं में एक बराबर बढ़ती हुई नजर आती है, तो ये बराबर पहाड़ी है। लेकिन इसी पहाड़ी में आपको यहाँ कुछ गुफाएं देखने को मिलेंगी। ये जो गुफा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है लोमस ऋषि, लोमस ऋषि की गुफा, लोमस ऋषि केव। और यहाँ पर जो आप केव देख रहे हैं ये सुदामा केव है। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं, 2 आपको इस पिक्चर में नजर आ रही हैं। अब इन्हें थोड़ा सा नजदीक से देखते हैं। लोमस ऋषि केव से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ये है लोमस ऋषि केव का एंट्रेंस गेट। यहाँ पर आप एक आर्क देख पा रहे हो, यानी कि भारत में आर्क पहले से ही बनते आ रहे हैं। देखिए, जब हम मेडिवल पीरियड में जाते हैं और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या फिर मुस्लिम रूलर्स के अंडर आने वाले आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं, उसमें इस तरह का आर्क बहुत ही कॉमन है। आप ताजमहल को याद कीजिए, ताजमहल का जो मेन स्ट्रक्चर है, उस मेन स्ट्रक्चर का जो एंट्रेंस है बहुत बड़ा सा, वो आर्क शेप में ही आपको नजर आएगा। तो इस तरह के आर्क जो हैं वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में काफी कॉमन रहे हैं। लेकिन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के जो आर्क हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उनको पत्थर में से काटा नहीं गया। और यहाँ आप क्या देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पत्थर है जिसमें से इस आर्क को कट किया गया है। तो आर्क गेट हम देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ये पॉइंटेड आर्क तो है ही, लेकिन यहाँ आपको राउंड या सर्कुलर आर्क भी नजर आएगा। इसी के ऊपर आप यहाँ पर कुछ कार्विंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर जाली जैसी कार्विंग है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्तूप बने हुए हैं और स्तूप की तरफ बढ़ते हुए हाथी दिखाए गए हैं। अब स्तूप बुद्धिस्ट सिंबल है, स्तूप गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण का सिंबल है। हाथियों को अगर हम जोड़ें तो हाथी जो है वाइट एलिफेंट गौतम बुद्ध के जन्म का सिंबल माना जाता है। यहाँ पे जो कार्विंग आप देख रहे हो, इस तरह की कार्विंग अक्सर लकड़ी पर पाई जाती है। लकड़ी की जो कुर्सियां होती हैं, चेयर्स होती हैं या लकड़ी का फर्नीचर होता है, उसके ऊपर इस तरह की कार्विंग्स आर क्वाइट कॉमन। लेकिन यहाँ पर पत्थरों के ऊपर इन्हें कार्व किया जा रहा है। ये बहुत हद तक वुडन डेकोरेटिव वर्क जो होता है उससे रिजेम्बल करता है।
इवन जब हम यहाँ मौर्यन पीरियड के आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं तो हमें कई जगहों पर ये समझ आता है कि मौर्यन पीरियड के जो आर्किटेक्ट्स थे वो प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल के रूप में लकड़ी का यूज करते थे। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जिस व्यक्ति ने, जिस आर्टिस्ट ने इस गेट की कार्विंग की है, वो लकड़ी का काम जानता हो और लकड़ी के ऊपर जिस प्रकार की वो कार्विंग करते हैं, कुछ वैसी ही कार्विंग उन्होंने पत्थरों पर करने की कोशिश की। इसीलिए वुडन डेकोरेटिव वर्क से ये काफी रिजेम्बल करता है। और काफी सारे आर्ट हिस्टोरियंस भी ये बात मानते हैं कि मौर्यन पीरियड में प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल लकड़ी ही रहा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं उन्हें लकड़ी की जगह हाथ में पत्थर थमाया गया ताकि वो पत्थर के ऊपर भी उसी तरह की कलाकारी दिखा सकें। अब ये जो केव है, इस केव के अंदर घुसने का समय आ गया है, अंदर एंटर होने का टाइम आ गया है। जैसे ही आप इस केव में अंदर एंटर होंगे, हम इससे इस एंट्रेंस गेट से एंटर हुए हैं, यहाँ से होते हुए, और हम कुछ यहाँ खड़े हैं इस वॉल के पीछे। यहाँ पर आप एक बुद्धिस्ट मॉन्क को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो ये केव की वॉल है और इस वॉल के ऊपर हमें ये जो मॉन्क है इनका प्रॉपर रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। और ये तभी हो सकता है जब वॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड हो। तो मौर्यन आर्किटेक्चर की ये बड़ी खास बात रही है कि आपको बहुत ही पॉलिश्ड वॉल्स देखने को मिलेंगी केव्स के अंदर। ये लोमस ऋषि नहीं बल्कि बाकी भी जितनी हम मौर्यन पीरियड की केव्स पढ़ने वाले हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज पॉलिश्ड वॉल्स। अब थोड़ा सा अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं और एंटर होते ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा हॉल आ रहा है। यानी लोमस ऋषि केव जो है उसके प्लानिंग को अगर हम देखें तो हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं, यहाँ से इस तरह से, मतलब ये ग्राउंड प्लानिंग दिखा रहा है, ये साइड व्यू दे रहा है। तो यहाँ से आप एंटर हो रहे हो और आप इस हॉल में पहुंच जाते हो। ये जो हॉल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी के हॉल से ही आपको यहाँ पर एक अटैच्ड रूम देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा स्फेरिकल शेप का है, प्रॉपर सर्कल शेप में नहीं है। मतलब सॉरी माफ करें, यहाँ पर थोड़ा सा ओवल शेप में है, स्फेयर सर्कल गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ये ओवल शेप में आपको मिलेगा, ये सर्कल शेप में नहीं है। तो इस प्रकार से ये केव्स की प्लानिंग की गई है। ये जो वॉल आप यहाँ देख रहे हैं, जो इस मॉन्क के बिल्कुल पीछे वाली वॉल आपको नजर आ रही है, ये वॉल एकदम फ्लैट है। अंदर से वॉल्स को काफी रब करके पॉलिश किया गया है। लोमस ऋषि केव। लेकिन जब हम बाकी केव्स की बात करते हैं तो बाकी केव्स में क्या है, सुदामा केव में आप इसी तरह से एंटर होंगे, आपको हॉल मिलेगा, हॉल से अटैच्ड आपको रूम मिलेगा जो बिल्कुल सर्कल शेप में है, उसका ग्राउंड प्लानिंग। कर्नज झोपड़ केव जो है इसमें आप ऐसे एंटर होते हैं, हॉल से अटैच जो रूम है वो आपको स्क्वायर शेप में मिलेगा। वहीं विश्व झोपड़ी या विश्वकर्मा केव जो है, इसमें जब आप एंटर होते हैं तो हॉल के साथ आपको रूम्स तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर दो रूम्स एक के बाद एक सीक्वेंस में अटैच्ड है। तो इस तरीके की कुछ ग्राउंड प्लानिंग आप कहाँ देख सकते हैं, आप लोमस ऋषि केव में देख सकते हैं, माफ करें बराबर हिल्स की केव्स में देख सकते हैं। लोमस ऋषि केव, सुदामा, कर्ण झोपड़ एंड विश्व झोपड़ी। देखिए ये जो केव्स यहाँ पर दिख रही हैं, इन केव्स के अंदर हमें अशोक को डेडिकेटेड इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। कई केव्स के ऊपर आपको अशोक के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला टाइटल देव नाम पिय पिय दसिन राजेन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये अशोक और अशोक के बाद आने वाले यहाँ पर जो उनके हम कह सकते हैं ग्रैंडसन राजा दशरथ जो थे, उनसे जुड़ी हुई केव्स हैं, उनके द्वारा इन केव्स की कटिंग को पैट्रनाइज किया गया था। और इन केव्स को कट करके इनमें से कुछ केव्स जो है वो आजीविका सेक्ट को दान की गई है। जैसे लोमस ऋषि केव की मैं अगर बात करूं तो ये वो केव्स हैं, ये वो केव है जिसे आजीविका सेक्ट को दान किया गया था। जिस तरह से आप हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी या शमन ट्रेडिशन में बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ते हैं, वैसे ही आजीविकास भी हुआ करते थे। अब थोड़ा नागार्जुन पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नागार्जुन पहाड़ियाँ जो हैं वो ऐसे इलाके में बढ़ती हैं जहाँ पर बहुत आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता।
पर वहां पर भी आपको 3 केव्स मिलती हैं। गोपी का कुभा, वदतिका का कुभा, वापिया का कुभा। वापिया का कुभा को मिर्जा मंडी भी कहते हैं। आप इन तीनों में एक वर्ड काफी कॉमन देखेंगे, कुभा। कुभा इज एक्चुअली कुआ। कुआ मतलब वेल, मतलब कुआं जिसमें से पानी निकाला जाता है। तो इन केव्स के पास ये कुएं होते थे और इसी के वजह से इन केव्स के नाम में आपको ये कुभा शब्द देखने को मिलेगा। कुछ केव्स जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे लोमस ऋषि केव, जिसमें साइड एंट्रेंस हमें नजर आता है और उसके बाद हॉल है और हॉल से अटैच्ड रूम है। लेकिन यहाँ पर वदतिका का कुभा की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एंट्रेंस गेट है वो साइड एंट्रेंस नहीं है, वो आपको सामने से यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर हॉल दिखता है और हॉल से अटैच्ड रूम दिखता है। इस तरह से आप देखेंगे, जैसे ये साइड एंट्रेंस नहीं है। इवन ये जो केव्स हैं ये कैप्सूल फॉर्म में है। कैप्सूल का मतलब जैसे ये सुदामा केव आप देख रहे हो। अब सुदामा केव या लोमस ऋषि केव में हमने देखा है जब हम यहाँ से एंटर होते हैं हॉल में, तो हॉल में यहाँ पीछे की तरफ ये जो वॉल है ये एकदम फ्लैट है। बट व्हाट इफ ये फ्लैट ना हो, व्हाट इफ यहाँ पर इस तरीके से ये पूरी कंप्लीट हो कैप्सूल फॉर्म में, तो कुछ वैसा ही हमने देखा है। आई होप ये 3D रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ रहा हो। तो कुछ इसी तरीके का हमने यहाँ पर शेप देखा है नागार्जुन पहाड़ियों की केव्स में। तो ये है केव आर्किटेक्चर मौर्यन पीरियड से जुड़ा हुआ। अब मौर्यन पीरियड के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड आता है और पोस्ट मौर्यन पीरियड में केव आर्किटेक्चर अपने एपेक्स लेवल पर पहुंचा है। मतलब ये केव्स तो अब आपको बहुत बेसिक लगने लगेंगी जब आप यहाँ पोस्ट मौर्यन पीरियड की केव्स देखेंगे। तो आइए डिस्कशन थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अब केव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? केव बनाने के लिए आपको एक अच्छे क्वालिटी का पत्थर चाहिए। अब ये जो दक्कन वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ज्योग्राफी में भी आप इसके बारे में पढ़ते होंगे कि जब हमारा इंडियन प्लेट जो है अ, वो ड्रिफ्ट हो रहा है। आई होप आपने इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा कि कैसे पहले जितने भी यहाँ पर हमें कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और धीरे धीरे करके लगभग 100 मिलियन ईयर्स अगो हमारा जो ये प्लेट है इंडिया वाला, ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होता है और ड्रिफ्ट होके यूरेशिया की प्लेट से मिल जाता है, जुड़ जाता है। और बीच में यहाँ पे रीयूनियन रीयूनियन आइलैंड है, आपके अफ्रीका के पास ही है। उस आइलैंड से के ऊपर वहाँ से जब वो गुजर रहा होता है तो नीचे एक हॉट स्पॉट से जब वो गुजरता है तो उसके वजह से यहाँ इस एरिया में आपको लावा जमा होता हुआ नजर आएगा। मतलब मान लीजिए एक हॉट स्पॉट है, इसमें से लावा निकल ही रहा है और इंडिया की जो प्लेट है वो ऐसे ऊपर से जा रही है। तो आप क्या देखते हैं, आप यहाँ पर वो जो लावा है जो यहाँ से निकल रहा है हॉट स्पॉट में से, इंडिया की जो प्लेट है वो लावा उस प्लेट के ऊपर ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। अब लावा जो है, उस लावा की वजह से इस एरिया में जो हमें रॉक देखने को मिलता है वो है बसाल्ट। बसाल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इस रीजन में बसाल्ट पाया जा रहा है। बाकी आप ज्योग्राफी में पढ़ें उस चीज़ को काफ़ी डिटेल में। बस अगर कुछ इसमें समझ नहीं आया है, मैं उतनी सक्षम तो नहीं कि ये बेहतर तरह से समझा सकूं, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे बसाल्ट पाया जा रहा है और बसाल्ट जो है उस बसाल्ट रॉक के वजह से जो एक प्रकार का इग्निशियस रॉक है उसको कट करके केव्स अच्छी क्वालिटी की बनाई जा सकती है। तो मेजॉरिटी ऑफ केव्स जो आपको यहाँ देखने को मिलती है वो आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगी। बिहार में भी हैं, उड़ीसा में भी कुछ केव्स पाई गई हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केव्स आप इसी रीजन में देखते हैं। अब यहाँ पे केव्स आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या बेसिक चेंजेस हैं केव्स के अंदर या केव आर्किटेक्चर के अंदर, किस प्रकार के बेसिक बदलाव आए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पार्टीशन करेंगे।
अनइक्वल। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? अब तक हमने देखा कि ग्राउंड प्लानिंग को अगर हम देखें तो हम, या फिर हम साइड व्यू को देखें तो हमने देखा कि इस तरीके से एक हॉल होता है, ये एंट्रेंस गेट है इसका, और इससे अटैच्ड यहाँ पर एक रूम होता है। हॉल से होते हुए आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे इस रूम के अंदर जा सकते हो। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने अभी तक देखा मौर्यन पीरियड में। लेकिन पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो आर्किटेक्चर है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अगर मैं पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर की बात करूँ तो आपको बुद्धिस्ट केव्स में इन जनरल क्या देखने को मिलेगा? आपको हॉल के बिल्कुल अंत में एक स्तूप देखने को मिलेगा। उस स्तूप के सामने आपको एक बड़ा सा हॉल नजर आता है। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा 3D शेप में दे सकूं। आपको यहाँ स्तूप नजर आएगा और इस स्तूप के बिल्कुल सामने यहाँ पर आप हॉल देखेंगे। अब ये जो हॉल है, हॉल के साइड बाय साइड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं? पिलर्स देखने को मिलते हैं इस प्रकार से। ये मोस्टली पोस्ट मॉडर्न केव आर्किटेक्चर में एक चीज है जो हमें नजर आती है। इस तरह से आप पिलर्स देखेंगे। तो आई होप आप समझ रहे हैं। पीछे स्तूप है, हॉल है, साइड में पिलर्स हैं। वहीं जब हम रूफ की बात करते हैं तो रूफ आपको इस प्रकार से वोल्टेड रूफ देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा वोल्टेड रूफ नजर आएगा। इन दोनों पिलर्स इन दोनों पिलर्स के बीच से जब आप गुजरोगे तो आप देखेंगे कि देयर इज सम पाथ, एक प्रकार का पाथ यहाँ पर मौजूद है जो स्तूप के एकदम ऐसे पीछे से हम आता हुआ देख रहे हैं। ये पाथ है, स्तूप के पीछे से ऐसे घूम कर आ रहा है वो रास्ता। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ रूम्स भी मौजूद है। यानी आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो? ये पिलर्स हैं, इन पिलर्स को आप क्रॉस कर रहे हैं तो सामने आपको एक सेल यानी एक रूम देखने को मिलेगा जिनको विहार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आप यहाँ पे हॉल में बैठे हैं तो आप प्रेयर कर सकते हैं स्तूप के आगे, और आप यहाँ पर साइड में रूम्स भी बने हुए हैं जो आप घर के रूप में सोने के लिए कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केव्स बनाई गई जिसके अंदर ही, एक ही केव के अंदर चैत्य और विहार है। कुछ केव्स ऐसी थी जिसमें चैत्य को अलग रखा गया, विहार को अलग रखा गया, लेकिन मोस्टली जो केव्स हैं वो कुछ इसी शेप में आपको मिलेंगे। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल से जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा बेहतर होगी। तो जब भी हम यहाँ केव्स की बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में तो हमें यहाँ 3 प्रकार की केव्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी है एपिसिडल वोल्ट रूफ चैत्य हॉल। मतलब एक ऐसी केव जिसमें वोल्टेड रूफ हो। जैसे आप ये एक सेक्शन देख सकते हो, ये वोल्टेड रूफ आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे पीछे की तरफ स्तूप है, यहाँ से एंट्रेंस गेट है, पिलर्स हैं और ऊपर ये वोल्टेड रूफ है। कुछ और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये पिक्चर आप देखिए, अभी जो लिखा है उस पर फोकस मत कीजिए, यहाँ देखिए आप। पीछे की तरफ स्तूप है, साइड में पिलर्स है एंड यू कैन सी वोल्टेड रूफ। तो कुछ केव्स आपको इस प्रकार की देखने को मिलेंगे। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है एपिसिडल वोल्ट रूफ पर पिलरलेस हॉल। यानी रूफ अभी भी वोल्टेड है लेकिन हॉल जो है वो पिलरलेस है, यानी उसके अंदर पिलर्स मौजूद नहीं है।
तो ऐसे भी कुछ आपको यहाँ एग्जाम्पल्स दिखेंगे, जैसे पिटलखोरा। पिटलखोरा में एक केव ऐसी है जिसमें आपको वोल्टेड रूफ दिख रहा है, पीछे स्तूप दिख रहा है, बट देर आर नो पिलर्स। आपको यहाँ पिलर्स नजर नहीं आएंगे, तो पिलरलेस हॉल वाले हमें केव्स भी मिली हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो आती है वो है फ्लैट रूफ रेक्टेंगुलर हॉल विद अ सर्कुलर चेम्बर एट द बैंक। यानी पीछे की तरफ एक प्रकार का सर्कुलर चेम्बर होगा और उसके आगे, उसके सामने एक यहाँ पर आपको ऐसे रेक्टेंगुलर हॉल देखने को मिलेगा। तो हमारे पास इसका भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक मिनट, ये देखिए, ये है कोंडावाइट केव्स, महाकाली केव्स भी कहलाती हैं ये। अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे की तरफ ये सर्कुलर चेम्बर है जिसके अंदर स्तूप है, और इसके बिल्कुल सामने ये पूरा हॉल है। ऊपर देखिए, रूफ एकदम फ्लैट है। तो कुछ ऐसी केव्स भी मिली है। इस तरह की केव्स हमको कन्हेरी केव्स के सीरीज में भी देखने को मिलती है बहुत सारी। तो हम यहाँ पर 3 तरह की केव्स पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से यहाँ पर अपनी टाइप में आते हुए, तो वोल्टेड रूफ वाली केव्स भी हैं और फ्लैट केव्स भी हैं, फ्लैट रूफ वाली केव्स भी हैं। वोल्टेड रूफ वाली जो केव्स हैं उसमें हॉल्स के अंदर पिलर्स भी हैं, और कुछ केव्स जो हैं उसमें पिलरलेस भी हैं, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आखिर में आप स्तूप जरूर देखोगे। तो फिलहाल जो केव्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो बुद्धिस्ट केव्स होंगी। बीच में जब जैन केव्स आएंगी तो हम उसके साथ साथ जैन केव्स को भी कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने जो एग्जाम्पल है वो पिठलखोरा केव्स है। पिठलखोरा, महाराष्ट्र। ये जो केव्स हैं ये टोटल 14 रॉक कट केव्स हैं। मतलब एक आप यहाँ देख रहे हो, एक आप यहाँ देखोगे, ऐसे करके आपको पूरी एक सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है। अब 14 रॉक कट केव्स हैं, और ये जो 14 रॉक कट केव्स हैं इसमें से जो 4 हैं उन्हें कैसे यूज किया जा रहा है, वर्शिप प्लेस के रूप में। यानी कि उन केव्स के अंदर आपको आखिर में स्तूप बना हुआ मिलेगा, लेकिन बाकी की जो 10 केव्स हैं उन्हें विहार के रूप में यूज किया जा रहा है, यानी कि रेसिडेंशियल एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन टॉलमी जो ट्रैवलर थे उन्होंने भी अपनी किताब में पेट्रीगाला ये वर्ड यूज किया है इन केव्स के लिए। अब यहाँ जब हम केव्स की बात करते हैं तो इन केव्स में कुछ अच्छे डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, कुछ यहाँ पर बेहतरीन कार्विंग्स हैं। जैसे आप कुछ एलिफेंट्स को देख सकते हैं इस तरह से लाइन में, और इसी के साथ साथ आपको 2 सोल्जर्स एक केव के एंट्रेंस गेट पर भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह से इस केव के अंदर गजलक्ष्मी का यहाँ कार्विंग भी पाया गया है, और इस केव के अंदर जगह जगह इस प्रकार के पिट्स पाए गए हैं। पिट एज एन पहाड़ी के अंदर ही इस तरह से सिस्टर्न काट रखे हैं। कुछ नेचुरली बन गए हैं और कुछ कट किए गए हैं ताकि बारिश के पानी जो है उसको क्या किया जा सके, उसको यहाँ पे हार्वेस्ट किया जा सके। तो पिठलखोरा केव्स। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल्स ही आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है कोंडाना केव्स। ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी बुद्धिस्ट केव्स हैं, 16 हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जब इन केव्स को देखते हैं और इन केव की कटिंग को देखते हैं, इस केव के रूफ को देखते हैं, और इस केव के ऊपर ये कार्विंग जाली वर्क जैसा डिजाइन देखते हैं, तो ये भी वुडन आर्ट वर्क को रिजेंबल करता है। ठीक है। ये आप यहाँ देखेंगे। इसी के साथ साथ ये जो केव्स हैं इनके बारे में एक और बात आपको बहुत याद रखनी होगी कि इन केव्स को काटने के लिए सिर्फ राजा पैसा नहीं देते हैं, सिर्फ यहाँ पे रूलर्स ही पैट्रोनाइज नहीं करते इन केव्स की कटिंग को, बल्कि इन केव्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैप में देखेंगे, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ये केव्स मोस्टली ट्रेड रूट्स पर है, और ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो थे वो तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बहुत बड़े पैटर्न माने गए हैं। तो इन केव्स की कटिंग के लिए ट्रेडर्स और मर्चेंट्स भी दान किया करते थे, और अक्सर उन डोनर्स का जो नाम है इन केव्स की वॉल्स पर पाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इवन कोंडाना केव जो है उसके ऊपर भी एक चैत्य यानी कि एक वर्शिप हॉल जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर एंट्रेंस गेट पर ही पिलर के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है
जिसमें डोनर्स के नाम मिलते हैं, किस किसने डोनेट किया। अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो भाजा केव्स है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप एक क्लियर चीज देख रहे होंगे कि इसमें ये जो सेक्शन है ये क्या है, ये चैत्य है, ये चैत्य है, वर्शिप प्लेस के रूप में यूज होगा। स्तूप के आगे बैठकर वर्शिप की जा सकती है, प्रेयर की जा सकती है। लेकिन आप यहाँ पर जो सेक्शन देख रहे हैं ये क्या है, ये आपके विहार है, ये रूम सेल्स है। यहाँ पे रहने के लिए, सोने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो भाजा, भाजा केव्स, टोटल 22 केव्स हैं, पुणे के पास पाई गई हैं, 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से जुड़ी है। और ये जो केव्स हैं ये हीन यानी बुद्धिस्ट केव्स हैं। अब एक बात बताइए, कैसे आप यहाँ पर पता करेंगे किसी भी केव को देखकर कि ये केव हीन यानी है या महायानी है? इट्स क्वाइट इजी। अगर किसी केव के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, स्कल्पचर गौतम बुद्ध का पाया जाता है, तो वो महायानी केव होगी। लेकिन अगर किसी केव के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं पाई जा रही, कार्विंग नहीं पाई जा रही है, तो वो हीन यानी केव होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि महायानी केव्स जो है, महायान बुद्धिज्म जो है उसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होती है। गौतम बुद्ध को गॉड के रूप में वर्शिप किया जा सकता है, किया जाता है बल्कि। यहाँ पर महायानी केव्स में आपको गौतम बुद्ध की कार्विंग, स्कल्पचर्स ह्यूमन फॉर्म में आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगे। अब ये जो केव है इसमें आपको कहीं पर गौतम बुद्ध का स्कल्पचर नहीं मिलता और सिर्फ स्तूप पाया जा रहा है। तो हीन यानीज भी स्तूप वर्शिप करते हैं, तो आप यहाँ हीन यानी बुद्धिस्ट केव देखेंगे। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब आप कहेंगे ये इधर गौतम बुद्ध कहीं होंगे, नहीं, इन कार्विंग्स में कहीं पे भी गौतम बुद्ध नहीं पाए गए हैं। पर गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, नरेशंस वगैरह हैं, उनकी कार्विंग आप जरूर देखेंगे। ये थोड़ा और इंटीरियर व्यू आप देख पाएंगे। अब यहाँ इस पूरे के पूरे इंटीरियर में क्या खास बात है, आप पिलर्स देख सकते हैं ऑब्वियसली। आप इस पिलर के ऊपर इवन इंस्क्रिप्शन भी देख पा रहे होंगे। ये स्तूप है, स्तूप, स्तूप जो हॉल के बिल्कुल आखिर में दिया है, इसके ऊपर आप इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं। साइड में आपको यहाँ पे पिलर्स नजर आ रहे हैं, पिलर्स के ऊपर भी इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। जब आप रूफ देखते हैं तो वोल्टेड रूफ है, लेकिन वोल्टेड रूफ के साथ साथ उसके ऊपर एक वुडन फ्रेमवर्क भी हमें नजर आ रहा है। तो इन्हें लकड़ी से काम करना और लकड़ी का फ्रेमवर्क बना के रूफ को और बेहतर सजाना भी आता था, जिन्होंने भी इन केव्स को काटा है उन्हें। नेक्स्ट हमारे पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कार्ले केव्स। जब हम सातवाहन डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो सातवाहन्स जो थे, वैसे तो वो ब्राह्मण रूलर्स थे, ब्राह्मण्स थे वो, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी पैट्रनाइज किया है और बुद्धिज्म से जुड़ी हुई बहुत सारी केव्स की कटिंग को भी पैट्रनाइज किया है। तो सातवाहन्स के अंडर आपको कार्ले केव्स देखने को मिलेंगी, जो कि पुणे के पास है। ये जो केव्स है, ये कार्ले केव्स काफी बेहतरीन है, काफी अनोखी हैं। आप हॉल के आखिर में स्तूप देख सकते हो, हर्मिका देख सकते हो, यष्टि देख सकते हो और उसके ऊपर छत्रावली भी देख सकते हो। बाकी भी रही होंगी लेकिन वो टूट गई, खराब हो गई होंगी। इसी के साथ आप यहाँ पर पिलर्स देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड है और इसके ऊपर आप ये स्कल्पचर भी देख सकते हैं। वोल्टेड रूफ है, वुडन फ्रेमवर्क यहाँ भी हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ जब हम कार्ले केव्स पे जाते हैं तो कार्ले केव्स पे हमें केव नंबर 8, इसी की बात हो रही है, ये देखने को मिलती है और ये इंडिया की लार्जेस्ट रॉक कट चैत्य केव है, जिसको वर्शिप के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये पिलर्स यहाँ स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप के नहीं है, आपको ये पिलर्स ऑक्टागोनल शेप के देखने को मिलेंगे। कुछ पिलर्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार की कार्विंग मौजूद नहीं है। थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे ये पिलर्स पाए जा रहे हैं, उसके आगे के पिलर्स प्रॉपरली कार्व्ड है। ऐसा क्यों होता है? इस तरह की चीजें हमें क्यों देखने को मिलती हैं? रीजन बीइंग लैक ऑफ पैटर्नाइजेशन। जब इन केव्स को काटा जा रहा था
तो मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, आप एक ट्रेडर हैं, आप इस केव के आगे से गुजरते हैं, लेकिन आप इसको पैट्रोनाइज करना चाहते हैं, इसके लिए डोनेशन देना चाहते हैं। तो आप इस केव में एंटर हुए और आपने यहाँ पर आर्किटेक्ट्स को कहा कि ये लो पैसा और मेरे नाम से इस पिलर को कार्व कर देना। नाउ द पॉइंट इज मोस्टली पैट्रन्स जो होते थे वो केव के उस हिस्से पे डोनेट करना या पैसा लगाने की कोशिश करते थे जो इजीली विजिबल है। इसी वजह से स्तूप के पीछे वाले पिलर्स जो हैं उनको पैटर्नाइज करने के लिए या उनकी कटिंग को पैटर्नाइज करने के लिए कोई राजी होता ही नहीं था। इसलिए कुछ पिलर्स अधूरे हैं और कुछ पिलर्स जो है वो प्रॉपरली कार्व्ड हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन है इसी केव का, जिसमें आप वोल्टेड रूफ भी देख पा रहे हैं, आप यहाँ हॉल देख सकते हैं, स्तूप देख सकते हैं। पीछे के पिलर्स पर कार्विंग नहीं है, सामने के पिलर्स पर कंप्लीट कार्विंग है। जब आप इस केव के बाहर आते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ अशोक स्तंभ भी नजर आएगा। अशोक स्तंभ मतलब अ, पत्थर से काटा हुआ। कुछ इस तरह की ग्राउंड प्लानिंग है कार्ले केव्स में। केव नंबर 8, इंडिया का लार्जेस्ट केव। जब आप इस केव के बाहर आते हो तो बाहर आपको वॉल्स के ऊपर ये कुछ स्कल्पचर्स नजर आएंगे। यहाँ आप मिथुन स्कल्पचर्स यानी कि कपल स्कल्पचर्स देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बीच में अगर आप ध्यान थोड़ा सा दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ गौतम बुद्ध का स्कल्पचर नजर आएगा। गौतम बुद्ध की कार्विंग आपको नजर आएगी कुछ इस प्रकार की मुद्रा में। ऐसे ही आपको यहाँ नीचे भी गौतम बुद्ध की कार्विंग नजर आ रही है। यानी ये जो केव आप यहाँ देख रहे हैं ये हीन यानी केव नहीं है, ये महायानी केव है, जिसमें हम गौतम बुद्ध के स्कल्पचर्स उनकी कार्विंग्स जो हैं उसको क्लियरली देख सकते हैं। ये पिलर्स का थोड़ा सा और क्लोजर लुक आप देख पा रहे हैं। पिलर्स के ऊपर आपको इतनी अच्छी बेहतरीन इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। इन पिलर्स के ऊपर सातवाहन राजाओं का जिक्र भी किया गया है। यहाँ पर आप मेल फीमेल मतलब मिथुन स्कल्पचर्स को बेसिकली लायन, एलिफेंट और दूसरे कुछ अन्य जानवरों को राइड करते हुए देख सकते हैं। उनकी कार्विंग यहाँ इन पर की गई। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है कन्हेरी केव्स। कन्हेरी केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में बोरीवली जाइए, वहां पर संजय गांधी नेशनल पार्क है। उस संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर ही कन्हेरी केव्स को भी प्रिजर्व किया गया है, उसी के अंदर है ये। 109 केव्स हैं। इन केव्स के अंदर भी सिस्टर्न यानी कि पोड़ी पाई गई हैं। सिस्टर्न्स जो होते हैं ना वो खुद भी बन जाते हैं काफी बार। सिस्टर्न का मतलब हुआ बेसिकली जमीन के ऊपर या पत्थर के ऊपर एक प्रकार का खड्डा बन जाना, और वो जो खड्डा है उसके अंदर क्या हो सकता है, पानी इकट्ठा हो सकता है बारिश के मौसम में। सिस्टर्न खुद भी बन जाते हैं काफी बार। जैसे कोई पत्थर है, ये इतना सा इतना सा एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया है, उसके अंदर पत्थर है, बारिश के वजह से और दूसरे हवा के बहाव के वजह से वो घूमता रहता है पत्थर, छोटे छोटे पत्थर कंकड़, और वो और ज्यादा उस डिप्रेशन को काट काट के और ज्यादा गहरा करते रहते हैं। तो इस तरह से सिस्टर्न्स जो है जिन्हें पौड़ी कहते हैं वो हमें कन्हेरी गुफाओं में मिले हैं, यानी कि वाटर हार्वेस्ट करने के तरीके। अब जैसे मैंने कहा था कि कार्ले केव्स जो है वो सातवाहंस के द्वारा पैटर्नाइज की गई है, उसी प्रकार से कन्हेरी केव्स को भी सातवाहंस के द्वारा पैटर्नाइज किया गया है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सातवाहन राजा थे उनका नाम इस केव के इंस्क्रिप्शंस में दीवारों पर पाया गया है। ये केव का एंट्रेंस गेट देख रहे हो आप। अब और एंटर होने पर आप यहाँ पर ऐसे पहुंच जाते हैं, लेकिन इस केव के जस्ट बाहर, यानी कि जैसे आप बाहर आते हो और अपने लेफ्ट राइट देखते हो तो आपको गौतम बुद्ध का ये बड़ा सा स्कल्पचर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध जो है वारद मुद्रा में दिखाए गए हैं, और ये दोनों वॉल्स के ऊपर है। तो जब हम इन केव्स को देखते हैं तो ये कन्हेरी केव्स जो हैं ये अगेन महायानी केव्स हैं। हम यहाँ महायानी केव्स या महायानी इन्फ्लुएंस इन केव्स पर देख सकते हैं।
कन्हेरी के बाद नासिक केव्स आती हैं और नासिक केव्स भी सातवाहन पीरियड से ही कनेक्शन रखती हैं। इन्हें हम पांडव लेनी केव्स भी कहते हैं। लेनी वर्ड जो यहाँ आप देख रहे हो, इसका मतलब केव ही होता है, इसका मतलब गुफा ही होता है। तो पांडव लेनी या नासिक केव कुछ भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी के एक राजा थे कृष्ण, उनके समय में इसकी कटिंग स्टार्ट हुई। इस पर्टिकुलर केव के अंदर हमें गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम देखने को मिलता है एक इंस्क्रिप्शन पे। हम जानते हैं कि सातवाहन डायनेस्टी के जो राजा थे, उनकी वाइफ्स, उनकी माँ, उन्होंने यहाँ पर अपने बेटों के, अपने हस्बैंड्स के तारीफ में इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब करवाए हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केव के अंदर गौतमी पुत्र सतकर्णी की जो मदर थी, गौतमी बालाश्री, उन्होंने अपने बेटे की तारीफ में इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करवाया है। ठीक है, जिसकी जानकारी इसमें दी गई है। मतलब इस केव के अंदर वो इंस्क्रिप्शन मौजूद है जिसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी को बड़े बड़े टाइटल देख रखे हैं, जैसे कि त्रि समुद्र पिबतो यवना, 3 समुद्र का पानी पीने वाला उनका अश्व घोड़ा। गौतमी पुत्र सतकर्णी 3 समुद्र, मतलब बेसिकली अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल इसकी बात हो रही है। तो तीनों दिशाओं में जिसने फैलाव किया हो उस प्रकार से। तो ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स भी हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो केव है, इन केव्स के अंदर हमें गौतम बुद्ध, बोधिसत्व, उनकी कुछ कार्विंग वगैरह देखने को मिलती हैं। बट मेजरली आपको यहाँ समझना होगा कि मेजरली यहाँ पर कुछ ही ऐसी केव्स हैं, क्योंकि देर आर टोटल 24 केव्स, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ केव्स जो है उनमें ऐसा कोई भी कार्विंग वगैरह नहीं पाया गया। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो केव्स हमें नज़र आ रही हैं, उनसे यही लगता है कि ये केव्स हीन यानी केव्स रही होंगी। बाद में कुछ महायानीज ने थोड़ी बहुत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व की कार्विंग करके अपना इन्फ्लुएंस इनके ऊपर क्रिएट किया। जैसे आप यहाँ गौतम बुद्ध का स्कल्पचर देख सकते हैं। अब पांडव लेनी क्यों, ये एक नाम है, इससे इंटरेस्टिंग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। पांडव लेनी, पांडव ये वर्ड कहाँ से आता है? महाभारत से नहीं आता यहाँ। तो पांडव लेनी जो वर्ड है ये किधर से आ रहा है? पुंडरू से। पुंडरू का मतलब होता है येलो ऑकर, रंग थोड़ा सा। ठीक है, अब ये पुंडरू से ही पांडु और पांडु से पांडव बना है। तो ये केव्स को जब आप देखते हैं तो ये केव्स जो है इनके ऊपर एक एक रंग बिखरा हुआ सा, मतलब एक एक शेड यहाँ नजर आती है येलोइश कलर की। एक टोन यहाँ पर पत्थरों में हमें देखने को मिलता है। इसको हम हनी सैंडस्टोन भी कहते हैं। येलो कलर का सैंडस्टोन जो है उसमें उसका कुछ कुछ पार्ट थोड़ा सा इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके वजह से ये पुंडरू शब्द और पुंडरू से पांडव वर्ड आया है। तो पांडव लेनी केव्स या नासिक केव्स, पांडव लेनी केव्स या नासिक केव्स में 24 केव्स हैं। और 24 केव्स में से कुछ केव्स जैन केव्स भी हैं, जैसे कि केव नंबर 11, ये जैन केव है। अब इसकी खास बात क्या है? आप इस केव के अंदर जैन तीर्थंकर्स जो हैं उनके स्कल्पचर्स देखोगे, सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में। जैसे ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में जैन स्कल्पचर्स दिखाए जाते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर पोजीशन है। स्टैंडिंग मेडिटेशन कहते हैं इसको, क्योत्सर्ग पोस्चर बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग पोजीशन में मेडिटेशन करते हुए। तो केव नंबर 11 जैन केव भी है पांडव लेनी में। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल आ रहा है बेड़सा। आपको ये तो रियलाइज हो गया होगा कि मोस्टली यहाँ पे केव्स जो है उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल काफी मिलता जुलता एक जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेड़सा। ये भी महाराष्ट्र में है, पुणे में है, वही बसाल्ट रॉक में से काट कर इसको भी बनाया गया है। ये भी सातवाहन पीरियड से ही बिलोंग करती है। तो आप यहाँ पर बेड़सा केव्स में 2 गुफाएं देखोगे, 2 मेन केव्स यहाँ देखते हैं। देखिए, यहाँ से आप एंटर होते हैं तो आपको ये दिखेगा, आप यहाँ से एंटर होके यहीं पहुँचते हो। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं आर्क बनाया हुआ है, ऊपर भी आर्क है, वोल्टेड रूफ है, यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है। बाहर की तरफ आते हैं तो आपको पिलर नज़र आएंगे।
दीज पिलर्स आर क्वाइट सिमिलर टू कार्ले केव्स, और इन पिलर्स के ऊपर ये जो कार्विंग दिख रही है ये भी कार्ले केव से मिलती जुलती है। वहां पर भी हमने कार्ले केव्स के अंदर देखा था कि पिलर्स जो है उसके ऊपर इस तरह से ही मेल फीमेल फिगर्स थे जो हाथी घोड़ों के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए दिखाए गए थे, राइड करते हुए दिखाए गए थे। तो कुछ वैसा ही हमें दिखता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपने इन सभी केव्स में ध्यान दिया हो तो इन केव्स में काफी सारी केव्स जो हैं उनमें इस प्रकार का इन्वर्टेड लोटस कैपिटल भी हमें नजर आता है, जो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मौर्यंस और अशोक के पिलर से ही इंस्पायर्ड है। तो यहाँ ये केव जो आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज केव नंबर 7। ये चैत्य के रूप में इस्तेमाल होती है। विहार के रूप में इस्तेमाल होने के लिए जो कमरे हैं वो अलग से बाहर बनाए गए हैं। दिस इज केव नंबर 11। तो आप यहाँ पे समझिए, ये प्रेयर हॉल है केव नंबर 7 जो है चैत्य, और अलग से यहाँ पर ये केव नंबर 11 है जो पूरी तरह से रेसिडेंशियल है, यानी कि विहार है। इस केव में आपको ये रूम्स ऐसे दिखेंगे जो रहने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। थोड़ी और नजदीक से देखें तो कुछ है। आप नीचेस भी देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर दिया सिलाई, है ना, दिया सिलाई वगैरह या दिया वगैरह रखा जाता होगा रात के समय में। तो ये विहार है। केव नंबर 11 का इस्तेमाल विहार के रूप में पूर्ण रूप से होता है बेड़सा में। नेक्स्ट, कोंडिवाइट या महाकाली केव, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। देर आर टोटल 19 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स महाकाली केव्स के अंदर, और ये जो केव्स हैं इन केव्स में आपको वोल्टेड रूफ नजर नहीं आता। केव के आखिर में एक अलग से चेम्बर बना दिया गया है जिसके अंदर स्तूप है, और उसके आगे ये हॉल है, और हॉल का जो रूफ है वो पूरी तरह से फ्लैट है। दोनों तरफ जो भी वॉल्स हैं उनके ऊपर आपको बुद्धिस्ट कार्विंग्स नजर आएंगी, और इसी वजह से ये जो केव्स हैं ये महायान इन्फ्लुएंस के अंडर बनाई गई। कुछ और एग्जांपल्स जैसे कि गणेश लेनी या जुन्नार या लेन्याद्री, सेम एक ही केव को कई नामों से पुकारा जा रहा है। ये 30 बुद्धिस्ट केव्स हैं, महाराष्ट्र में ये केव्स। और आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ये जो केव्स हैं इनकी खास बात क्या है कि ये केव्स वैसे तो बुद्धिस्ट केव्स बनाई गई थी, लेकिन बाद में इनके अंदर गणेश, लॉर्ड गणेश की पूजा होने लग गई, और उसके बाद से ये गणेश लेनी, लेनी अगेन केव का मतलब, लेनी वर्ड का मतलब केव होता है, तो गणेश लेनी कहलाने लगी। फिर आते हैं हम नानी घाट, नानी घाट केव्स। नानी घाट सुनते ही अगेन हमारे दिमाग में सातवाहन आ जाते हैं। तो सातवाहन डायनेस्टी के एक राजा थे श्री सतकर्णी, और श्री सतकर्णी की जो वाइफ थी उनका नाम था नैनिका। और ये जो नैनिका थी इन्होंने अपने हस्बैंड की तारीफ में एक इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब किया है जो नानीघाट केव्स में मौजूद है। श्री सतकर्णी, श्री सतकर्णी वही राजा हैं जो कलिंग के राजा से युद्ध हार गए थे। श्री सतकर्णी का जिक्र तो कार्ले केव्स में भी पाया जाता है। कार्ली भी आगे आएंगी, सॉरी माफ करिए, उदयगिरी खंडगिरी केव्स ओडिशा में पाया जाता है। तो हम यहाँ पर उदयगिरी खंडगिरी केव्स जो है उसको आगे पढ़ेंगे, जो कि खारवेला, खारवेला नाम के जो राजा हैं उनके द्वारा काटी गई थी। श्री सतकर्णी इज द रूलर जो खारवेला नाम के राजा से हार गए थे युद्ध में। उन्हीं की वाइफ हैं, श्री सतकर्णी की ही वाइफ हैं रानी नैनिका, जो नानीघाट इंस्क्रिप्शन जो है उसको इंस्क्राइब कर रही हैं। अगली जो बेहतरीन केव हमें यहाँ दिखती है वो है अजंता, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित। आप यहाँ पर बसाल्ट रॉक का फॉर्मेशन इस पिक्चर में काफी क्लियरली देख रहे होंगे, और इसी बसाल्ट रॉक में ये केव्स को काटा गया है। सो देर आर टोटल 29 बुद्धिस्ट केव्स। अब आप कहेंगे कि जैसे मैं बहुत आज वर्ड्स ऊपर नीचे कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 29 लिखा है लेकिन यहाँ पर 26 + 4 30 बनता है, तो ये क्या गड़बड़ है? गड़बड़ कुछ नहीं है। एक्चुअल में जो 15th केव है, केव नंबर 15, ये जो केव नंबर 15 है इसके एक्चुअल में 2 फ्लोर्स हैं, 15A एंड 15B।
तो उस हिसाब से अगर आप केव्स को इंडिविजुअली काउंट करोगे तो टोटल 30 केव्स हैं, लेकिन इनको मार्क जैसे किया गया है, जैसे केव नंबर 15 के दोनों फ्लोर्स जो हैं उनको 15A 15B करके केव नंबर 15 के अंडर रख दिया गया है, उस हिसाब से 29। ठीक है, तो ये जो केव आप यहाँ देख रहे हैं ये कुछ ऐसे है, इस तरह से, मतलब इस शेप में है। तो ये हॉर्स शू शेप में यानी कर्व शेप में पाई गई हैं। और ये जो केव्स हैं, इन केव्स की कार्विंग सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से शुरू हो गई थी, पर बाद में चलकर सातवाहन्स के पीरियड तक इनकी कार्विंग कटिंग चली है। सातवाहन डायनेस्टी के एक बड़े पॉपुलर राजा थे, राजा हरि सेन, जिन्होंने इसको सॉरी, सातवाहन डायनेस्टी जो है उससे पहले यहाँ पर हमें मौर्यन पीरियड में ये जो केव है इसकी कटिंग इसी तरह से कंटिन्यू देखने को मिलती है। सातवाहन्स के समय में भी इसकी कटिंग चलती रही। उसके बाद वकटक डायनेस्टी आती है और वकटक डायनेस्टी के जो राजा हैं वो है राजा हरिसेन। आज काफ़ी शब्द ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं जल्दी से पकड़ लेती हूँ कि कहाँ मैंने गलती कर दी। तो हरी सेन जो है वो वकटक डायनेस्टी के रूलर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरह से इन केव्स की कटिंग को पैटर्नाइज किया। एंड आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर हरी सेन की मृत्यु के बाद ये जो केव्स की कटिंग थी जो अजंता केव्स में हो रही थी वो रुक गई, और लैक ऑफ पैटर्नाइजेशन की वजह से इन केव्स का काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि आज भी अधूरा है, इनकम्प्लीट है। आइए इसको थोड़ा नजदीक से देखें। ये जो केव है ये यहाँ पर सप्तकुंड वाटरफॉल के पास पाई गई है। अब यहाँ अगर आप पिक्चर देखोगे, इसको हम वगैरह वाटरफॉल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए वगोरा, सप्तकुंड या फिर वगोरा। सप्तकुंड क्यों कह रहे हैं? देखो, दिसंबर जनवरी में देखोगे तो आपको ये वाटरफॉल चलता नजर नहीं आएगा, लेकिन बारिश के मौसम में ये कुछ ऐसा हो जाता है, और बारिश की शुरुआत के समय में और बारिश जब अंत हो रहा होता है उसका, तब वो कुछ ऐसा दिखता है। तो आप ऐसा महसूस कर पा रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि ये एक कुंड है जिससे पानी गिर के दूसरे कुंड में जा रहा है, और फिर ये पानी गिर के ऐसे तीसरे कुंड में जा रहा है। इवन इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे ये एक कुंड है, इससे पानी गिर के इसमें जा रहा है, फिर इससे कुंड में यहाँ जा रहा है, इस कुंड से पानी गिर के इस कुंड में जा रहा है, फिर इससे इसमें जा रहा है। तो ऐसे करके 7 कुंड, ऐसा लगता है कि 7 कुंड से पानी गिर गिर के नीचे आ रहा है, तो इसीलिए इसको सप्त कुंड वाटरफॉल भी कहते हैं, वघोरा वाटरफॉल भी कहते हैं। और इसी के पास ये जो गुफा है ये पाई गई है। मतलब अगर मैं इस पिक्चर में कहूँ तो कुछ इस साइड में, इस तरफ ये वाटरफॉल पाया गया है। ये केव का थोड़ा और पास का आप पिक्चर देख सकते हैं। ये आप केव का फसाड देख सकते हो, जिसमें हमें एक बड़ा सा आर्क नजर आ रहा है। सीलिंग के ऊपर कुछ पेंटिंग भी की गई है। इस केव में यहाँ पर आपको गौतम बुद्ध के कई स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे। कुछ केव्स इस तरीके की भी हैं, यानी कि इनकम्प्लीट है। और जैसे मैंने आपको कहा, वकटक डायनेस्टी के रूलर राजा हरि सेन जो हैं, उनके बाद लैक ऑफ पैटर्नाइजेशन की वजह से ये हालत रही। जैसे ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में ये जो केव है, इस केव का जो पिलर है, ये पिलर कंप्लीट है, लेकिन दूसरी तरफ का जो पिलर है उसके ऊपर कटिंग शुरू भी नहीं हुई है, तो इनकम्प्लीट है। बल्कि भारत में ऐसी कोई केव है ही नहीं जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो। कभी पैटर्नाइजेशन मिला है, कभी नहीं मिला है, और इसी पूरी जद्दोजहद में ये जो केव्स हैं ये इनकम्प्लीट रह गई हैं। इस पिक्चर में आप यहाँ विहार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले रूम्स देख सकते हैं। ये जो लाइट्स हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने लगाई हैं, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। लोग यहाँ पर आए इन केव्स को देखें इसलिए, क्योंकि काफ़ी बुद्धिजीवी दिमाग ये सोचने लगते हैं कि अच्छा ये लाइट हमेशा से थी क्या। बट ऐसा नहीं है। इन केव्स के अंदर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स, म्यूरल आर्ट हमें देखने को मिलता है। म्यूरल आर्ट, म्यूरल का मतलब वॉल होता है, यानी वॉल आर्ट। म्यूरल पेंटिंग्स हमें नजर आती हैं।
और ये जो म्यूरल पेंटिंग्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये गम टेम्परा स्टाइल में है। पेंटिंग्स की एपिसोड में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। आपको यहाँ पर इन पेंटिंग्स के अंदर गौतम बुद्ध की लाइफ और गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जातक कथाएं, उनकी पेंटिंग्स यहाँ देखेंगे आप। तो ये जैसे आप वॉल पर देख रहे हो, ये सीलिंग पर आप इस तरह के डिजाइन देख रहे हैं। गम टेम्परा स्टाइल में ये पेंटिंग्स पाई गई हैं। गम टेम्परा का मतलब होता है इन पेंटिंग्स को वॉल पर बनाने से पहले इनके ऊपर लाइम का प्लास्टर लगाया गया है। उस प्लास्टर को पूरी तरह से ड्राई होने दिया गया है और ड्राई होने देने के बाद उस प्लास्टर पर पेंटिंग की गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेंटिंग जो है उससे पहले वॉल के ऊपर प्लास्टर लगाया जाता है और वेट प्लास्टर के ऊपर ही पेंटिंग शुरू कर दी जाती है। ऐसी पेंटिंग्स को फ्रेस्को कहते हैं। गम टेम्परा में प्लास्टर ड्राई होने के बाद पेंटिंग होती है और फ्रेस्को में वेट प्लास्टर के ऊपर ही पेंटिंग होती है। फ्रेस्को, ये फ्रेस्को वर्ड फ्रेश से आता है। फ्रेश प्लास्टर मतलब गीला, फ्रेश प्लास्टर है, अभी ड्राई नहीं हुआ है। तो अजंता केव्स में हमें क्या मिलता है? हमें गम टेम्परा स्टाइल की पेंटिंग्स मिलती है। नेचुरल कलर्स के साथ इन पेंटिंग्स को बनाया गया है। बुद्धिज्म थीम के ऊपर ये पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। ये कुछ और पिक्चर्स जिसमें आप विहार के रूप में इस्तेमाल होने वाले रूम्स और उनके वॉल्स के ऊपर ये पेंटिंग्स देख सकते हैं, सीलिंग के ऊपर ये पेंटिंग देख सकते हैं। तो अजंता केव्स एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे रिच हेरिटेज और कल्चर का, और इसे प्रिजर्व करना, बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर अगेन एक और पिक्चर आप देख सकते हैं जिसमें हम इस हिस्से में बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग देख पा रहे हैं। ये है अजंता केव्स में केव नंबर 26। ये केव नंबर 26 काफी महत्वपूर्ण केव है। केव नंबर 26 में आपको यहाँ पर गौतम बुद्ध का एक स्कल्पचर देखने को मिलेगा जिसमें वो सोते हुए दिख रहे हैं। बट एक्चुअल में ये जो स्कल्पचर है ये महापरिनिर्वाण स्कल्पचर कहलाता है, क्योंकि वो सो नहीं रहे हैं, वो इस पोजीशन में उनकी मृत्यु हो रही है। मतलब ऐसा कहा जाता है, कहानी है कि गौतम बुद्ध को फूड पॉइजन हो गया था एंड उनको ये रियलाइज हो गया था कि उनकी मृत्यु अब नजदीक है। तो वो शांति से चुपचाप इस प्रकार से लेट गए और इसी पोजीशन में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। इस इवेंट को महापरिनिर्वाण कहते हैं और ये महापरिनिर्वाण स्कल्पचर केव नंबर 26 में दिया हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी में। महापरिनिर्वाण स्कल्पचर केव नंबर 26 अजंता केव्स में। इसी पर्टिकुलर केव के अंदर आपको यहाँ पर गौतम बुद्ध का ये भी एक स्कल्पचर देखने को मिलेगा जिसमें वो पृथ्वी को टच करते हुए दिखाए गए हैं एक हाथ से, और दूसरे हाथ से वो ध्यान मुद्रा में है। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, जिसमें वो पृथ्वी को ऐसे या ऐसे टच करते हुए दिखाए जाते हैं। और ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, वो टच कर रहे हैं, वो टचिंग ऑफ द अर्थ। तो ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, इस मुद्रा में आप देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि गौतम बुद्ध ये कह रहे हैं कि ये जो भूमि है, ये जो पृथ्वी है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, ये इस बात की साक्षी है। इस भूमि ने, इस पृथ्वी ने इस चीज को विटनेस किया है कि कैसे मैंने इग्नोरेंस को अपनी लाइफ से खत्म कर दिया। इग्नोरेंस जैसे राक्षस को मेरी लाइफ से खत्म कर दिया और मैं एनलाइटन हो गया। बुद्धिज्म में इग्नोरेंस को एक राक्षस के रूप में दर्शाया जाता है ताकि आम जनता इस आइडिया को समझ सके, और उस राक्षस को पारा मारा कहा जाता है। तो मारा विजय यानी गौतम बुद्ध ने कैसे मारा नाम के इस इग्नोरेंस के राक्षस को हरा दिया, अपनी लाइफ से इग्नोरेंस खत्म कर दिया, एनलाइटन हो गए, निर्वाण प्राप्त कर लिया। इस बात की साक्षी कौन है? इसको किसने विटनेस किया? इसको सिर्फ इस पृथ्वी ने विटनेस किया है जिस पर मैं बैठा हूँ। बाकी सभी लोग दूर चले गए थे। इसी केव नंबर 16 में ये हॉल के पीछे एक स्तूप है, पर ये स्तूप काफी अनोखा है। अभी तक जितने आपने स्तूप देखे उसमें ऐसी कार्विंग नहीं थी, लेकिन इस स्तूप के अंदर आपको गौतम बुद्ध की कार्विंग भी मिलेगी, यानी ये महायानी केव है।
अजंता केव्स के बाद थोड़ा मध्य प्रदेश की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में आपको बाघ केव्स मिलती हैं। बाघ नदी के पास ये केव्स पाई गई हैं। ये केव्स भी बुद्धिस्ट केव्स हैं और ये जो केव्स हैं, इन केव्स के अंदर भी आपको बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स मिलती हैं, जिन्हें हम बाघ केव पेंटिंग्स कहते हैं। इन बाघ केव पेंटिंग्स की खास बात यह है कि इनका थीम बुद्धिस्ट तो है ही, बट बहुत सारी पेंटिंग्स बाघ केव्स में सेक्युलर थीम पर बनी हुई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर आते हुए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से बोट पकड़ के हम एक आइलैंड पर जा सकते हैं और उस आइलैंड का नाम है एलिफेंटा आइलैंड और वहाँ पर हमें जो केव्स मिलती हैं वो है एलिफेंटा केव्स। इन एलिफेंटा केव्स को हम घारपुरी केव्स भी कहते हैं और इनकी कटिंग राष्ट्रकूट पीरियड्स के समय से जानी जाती है, कालचूड़ीज के समय से जानी जाती है। ये केव बुद्धिस्ट नहीं है, ये केव्स यहाँ पर हिंदू केव्स हैं, शेवाइट केव्स हैं। लॉर्ड शिव की कार्विंग स्कल्पचर्स आपको इसमें मिलेंगे। फिलहाल जो आप केव देख रहे हैं ये केव नंबर 1 है और सिर्फ केव नंबर 1 ही वो केव है जो वेल प्रिजर्व्ड है। इस केव नंबर 1 में भी यहाँ पर जो आप फिलहाल मूर्ति देख रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच, ये त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये लॉर्ड शिव की ही हैं तीनों मूर्तियां, लेकिन 3 अलग अलग रूप में। डिस्ट्रॉयर मतलब क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, तीनों रूप में यहाँ पर लॉर्ड शिव को दिखाया गया है। तो ये महेश्वर मूर्ति भी कहलाती है, महामहेश्वर मूर्ति भी कहलाती है, त्रिमूर्ति भी कहलाती है। दिस इज द ओनली स्कल्पचर इन एलिफेंटा केव्स जो अपने अच्छे फॉर्म में है, मतलब ठीक ठाक फॉर्म में मौजूद है। बाकी सारे स्कल्पचर्स टूटे हुए हैं। रीजन बीइंग, ये जो घारपुरी केव्स हैं या एलिफेंटा केव्स हैं, इन केव्स को डिस्कवर किया था पोर्तुगीज ने। तो जब पोर्तुगीज यहाँ पर आए तो उन्हें इस केव के बाहर एक हाथी का स्कल्पचर मिला। 2 हाथी के स्कल्पचर थे। एक स्कल्पचर वो म्यूजियम ले गए, इंडिया में ही म्यूजियम है महाराष्ट्र में, वहां पर वो रखा है। एक हाथी का स्कल्पचर अभी भी एलिफेंटा केव्स के बाहर खड़ा है। वो स्कल्पचर जब उन्होंने देखे तो उन्होंने इस आइलैंड का नाम एलिफेंटा आइलैंड रख दिया, केव्स का नाम एलिफेंटा केव्स रख दिया। अब इस स्कल्पचर के ठीक आगे एक बहुत बड़ा सा हॉल है। उस हॉल का इस्तेमाल वो शूटिंग प्रैक्टिस के लिए या फिर पार्टीज थ्रो करने के लिए करते थे और अक्सर शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान वो यहाँ पर इन स्कल्पचर्स के ऊपर गोलियां चलाते थे, शूटिंग प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से ये स्कल्पचर्स टूट गए हैं। सिर्फ इकलौता ये जो स्कल्पचर त्रिमूर्ति जो आप देख रहे हैं, इसके आगे आपको एक बड़ा सा टूटा फूटा, थोड़ा बहुत बुरी हालत में एक वुडन प्लैंक देखने को मिलेगा। मतलब इसके आगे थोड़ा गेट था। अब यहाँ पे पोर्तुगीज जो है ना वो थोड़े, जो इंडिया में आए थे वो एज क्रिश्चियन मिशनरीज भी इंडिया में काम करते थे और थोड़े ऑर्थोडॉक्स नेचर के थे। तो उन्हें इस तरह के गेट्स को ओपन करना और मिस्टीरियस चीज़ों को देखना उसमें थोड़ा डर लगता था, तो उन्होंने उस प्लैंक को कभी हटाया ही नहीं और इस वजह से प्लैंक्स के पीछे जो ये मूर्ति थी ये बच पाई। बाकी सब मूर्तियां टूटी हुई हैं। एलिफेंटा केव में कुछ और मूर्तियां भी हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धनारीश्वर। लॉर्ड शिव को अर्धनारीश्वर रूप में आप देख सकते हैं। बाकी भी बहुत सारे देवी देवता यहाँ दिखाए गए हैं। अर्धनारीश्वर मतलब आधे नर और आधी नारी के रूप में। स्कल्प्ट करने वाले ने कितना बेहतरीन तरह से इसकी कार्विंग की है। यहाँ पर इस आधे हिस्से में पुरुष को दिखाया है और आधे हिस्से में महिला को दिखाया है। फेशियल एक्सप्रेशन हो, बॉडी हो, बॉडीली फीचर्स हो, वो सब यहाँ पर नर और नारी के रूप में अलग अलग दिखाए गए हैं। यहाँ पे एलिफेंटा केव्स में आपको नटराज का स्कल्पचर भी देखने को मिलेगा, लेकिन काफी बुरी हालत में है, लॉर्ड शिव नटराज के रूप में। यहाँ एलिफेंटा केव्स में एक और स्कल्पचर है जिसमें हम रावण की कहानी को देख सकते हैं कि कैसे रावण एक दिन गए लॉर्ड शिव के पास। वो लॉर्ड शिव को श्रीलंका लंका लाना चाहते थे, अपने प्रदेश लाना चाहते थे, अपने किंगडम में लाना चाहते थे
और कैसे यहाँ पर मतलब ये भी बहुत बुरी हालत में, बहुत टूटी हुई हालत में है। यहाँ पर आप थोड़ा लॉर्ड शिव को तो देख सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा स्कल्पचर यहाँ पे है, यहाँ पर गॉडेस पार्वती थी और यहाँ पर नीचे रावण था जो कि कैलाश पर्वत को उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्कल्पचर भी यहाँ पाया गया है। ये सेम स्कल्पचर्स रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए या नटराज का स्कल्पचर या अर्धनारीश्वर का स्कल्पचर, ये स्कल्पचर्स आपको दूसरी शेवाइट केव्स में भी मिल जाएंगे। जैसे कि एलोरा की गुफाएं जो हैं उसमें भी आपको एलोरा की गुफाएं जो हैं इसमें आपको टोटल 34 केव्स मिलेंगे। ये भी महाराष्ट्र में। इन 34 केव्स में से 17 हिंदू केव्स हैं, हिंदुज्म से जुड़ी हुई शैवाइट वैष्णवाइट केव्स हैं। और बाकी की जो केव्स हैं उसमें 5 जैन केव्स हैं, 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं। मतलब एलोरा केव्स जो है पूरी तरह से बुद्धिस्ट या हिंदू नहीं है, मिक्सचर आपको नजर आएगा। यहाँ आप देख भी सकते हो केव 13 से 29, यानी यहाँ तक जो केव आप देख रहे हैं ये सारी की सारी हिंदू केव्स हैं। यहाँ आप थोड़ा इस तरफ चले जाते हो जब, तो यहाँ पर जो केव्स आपको मिलती हैं ये जैन केव्स हैं यहाँ। और यहाँ शुरू वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट केव्स मिलेंगे। अब ये जो हिंदू केव्स हैं, इन हिंदू केव्स में आप केव नंबर 16 देखोगे तो केव नंबर 16 जो है वो कैलाशनाथ टेम्पल है। इसका जिक्र हमने टेम्पल आर्किटेक्चर में भी किया था। रॉक कट का एक बेहतरीन उदाहरण। आप इसको केव टेम्पल कह सकते हो। ये हिंदू केव टेम्पल है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा कृष्णादि फर्स्ट के समय में बनाया गया। इसमें भी वही चीज, रावण शेकिंग दी माउंटेन कैलाश, ये स्कल्पचर पाया गया है। नटराज का स्कल्पचर पाया गया है। अर्धनारीश्वर का स्कल्पचर पाया गया है। बिकॉज ये जो केव टेम्पल है ये शैवाइट है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। इसमें लॉर्ड विष्णु के भी स्कल्पचर हैं बट ये टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। ये वेसार स्टाइल का है, पर कमाल की बात है कि ये रॉक कट है, ओपन टू स्काई। अभी तक जो केव्स आप देख रहे थे वो केव्स ऊपर से तो कवर्ड होती थी, अंदर से वो केव ऊपर से ढक कवर्ड है, अंदर से यहाँ पर केव का एंट्रेंस हम देख सकते हैं। पर ये तो ऊपर से पूरा इतना हिस्सा पहाड़ी का काटा गया होगा और इस केव को बनाया गया है। तो अपने आप में विशाल, अपने आप में यहाँ पे ह्यूमन मास्टरपीस, मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक मास्टरपीस यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। एलोरा, एलोरा को वेरुल लेनी भी कहा जाता है। एलोरा की गुफाएं अजंता की ही गुफाओं की तरह यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत और जानकारी, जैसे जब हम हिंदू केव्स की बात करते हैं तो केव नंबर 14 और 15 जो है उनको रावण की खाई दशावतार केव्स कहा जाता है। दशावतार क्यों? केव नंबर 15 को दशावतार क्यों? क्योंकि उसमें आपको लॉर्ड विष्णु से जुड़े हुए बहुत से स्कल्पचर मिलेंगे। उसके बाद जैन केव्स की जब हम बात करते हैं तो देर आर टोटल 5 जैन केव्स। 5 जैन केव्स में 2 काफी पॉपुलर केव्स हैं, जैसे कि इंद्र सभा एंड जगन्नाथ सभा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि नाम तो हिंदू गॉड्स पे है पर ये केव्स जैन केव्स हैं। इसी प्रकार से जब आप यहाँ उड़ीसा की तरफ आते हैं तो उड़ीसा की तरफ आपको यहाँ उदयगिरी और खंडगिरी केव्स देखने को मिलेंगे। ये जो केव्स हैं ये खारवेला नाम के राजा के द्वारा बनवाई गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था। और इन केव्स के अंदर खारवेला के बारे में एक इंस्क्रिप्शन भी दिया गया है। इसी इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि खारवेला नाम के इस राजा ने यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी के राजा श्री सतकर्णी को युद्ध में हराया था। ये जो केव्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं उदयगिरी खंडगिरी केव्स, इन केव्स को जैन मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए काटा गया था। खारवेला जो थे वो यहाँ पर जैनिज्म के पैटर्न माने जाते हैं। उदयगिरी में 18 केव्स, खंडगिरी में 15 केव्स हैं। दीज आर सम पॉपुलर केव्स। उदयगिरी केव्स में रानी गुफा, हाथी गुफा, अनंत गुफा, गणेश गुफा, जय विजय गुफा, मांचापुरी गुफा, इसी तरह व्याघ्र गुफा, सर्प गुफा, ये गुफाएं हैं। अब ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो ये रानी गुफा है और सभी उदयगिरी केव्स में रानी गुफा सबसे बड़ी गुफा है। प्लस इसकी खास बात है ये 2 स्टोरेड है। एलोरा केव्स में भी बहुत सारी केव्स ऐसी पाई गई हैं जो मल्टीपल स्टोरेड हैं,
यहाँ पर भी 2 स्टोरेज स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मतलब गुफा काटी तो है इस पूरी की पूरी चट्टान से, उसको 2 फ्लोर का भी बनाया है। खंडगिरी में जब हम जाते हैं तो खंडगिरी में नवमुनि गुफा, त्रिशूला गुफा, अंबिका गुफा, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये गुफा जो आप देख रहे हैं ये शेर के रूप में है। सो दीज वर सम एग्जाम्पल हमारे केव आर्किटेक्चर के। इसमें आपको हिंदू केव्स भी मिलेंगी, बुद्धिस्ट भी मिलेंगी, जैन केव्स भी मिलेंगी। केव आर्किटेक्चर जो है वो बुद्धिस्ट केव्स का बहुत कॉमन है, एक जैसा ही है। और हिंदू केव्स जो हैं उनमें ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमने देखा जो है कैलाश नाथ मंदिर। इसी के साथ हमारा केव आर्किटेक्चर पे डिस्कशन खत्म होता है। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, आज हमने बुद्धिस्ट केव्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ों पर चर्चा की। यहाँ 6 दिसंबर जो है वो महापरिनिर्वाण दिवस माना जाता है। इस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मृत्यु हुई। ये उनका हम कह सकते हैं कि 6 दिसंबर, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मृत्यु का जो दिन है उसे महापरिनिर्वाण दिवस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और उन्होंने बुद्धिज्म के आइडियल्स के ऊपर चलकर ही दलित्स हैं या डिप्रेस क्लासेस जो हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, कास्ट सिस्टम को अपोज किया, जैसे गौतम बुद्ध किया करते थे। जैसे बुद्धिज्म में कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं होता, बिल्कुल उसी प्रकार से तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के यहाँ पर मृत्यु होने वाले दिन को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जा रहा है। इस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर एक मॉक टेस्ट है, मतलब मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसी पर्टिकुलर यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल के ऊपर मेरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर एक वीडियो है, आप उसे देखिए। उसी पर बेस्ड ये टेस्ट होगा 6 दिसंबर को 8:30 बजे। आप इसमें ज़रूर एनरोल कीजिए। एनरोलमेंट से जुड़ी हुई जानकारी इसी वीडियो के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और इस टेस्ट को ज़रूर दें। इसी के साथ साथ अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, देखें यहाँ पे हर साल अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आती है। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानी जाती है उन छात्र छात्राओं के लिए जो बेहतरीन तरह से पढ़ रहे हैं लेकिन वो और बेहतर करना चाहते हैं और बेहतर से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप के ज़रिए आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, जैसे एक दिन एक ब्यूरोक्रेट के साथ, एक सिविल सर्वेंट के साथ उनके एक्सपीरियंसेस और उनसे बहुत सारी बातें आप पूछ सकते हैं अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड भी। इसी तरह से अनअकैडमी के एडुकेटर्स जो हैं उनके साथ एक बूट कैंप मिलने का मौका, वो सिर्फ मिलना नहीं है, आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये एक एंजॉयमेंट की चीज़ है कि एडुकेटर से मिल लिए या एक सिविल सर्वेंट से मिल लिए। इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करके अपने प्रिपरेशन में जो आप हर्डल्स फेस कर रहे हैं उनको आप सामने रख के उनके सॉल्यूशंस हासिल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैकबुक जैसी चीज़ें, आईपैड, स्मार्टफोन, टैबलेट, कुछ ऐसी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको प्रिपरेशन में और हेल्प करेगी। इसी तरह से प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फ्री और 500 टेस्ट टेकर्स जो हैं उनका लकी ड्रॉ भी। तो यहाँ लगभग ये जितने भी प्राइजेस आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 40 करोड़ के हैं और इसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें। इससे जुड़ी हुई जानकारी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एनरोलमेंट लिंक भी उसी में है। ये टेस्ट 17 दिसंबर को होने वाला है सुबह 11 बजे, तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आप इन सारे प्राइजेस में इंटरेस्ट रखते भी नहीं हैं, तो जस्ट इमेजिन इस टेस्ट के ज़रिए आपको एक मॉक पेपर मिलने वाला है, आप एक मॉक टेस्ट देने वाला है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाएंगे। तो हर तरफ से हम कहते हैं ना वो एक हाथ में लड्डू, वो वाली चीज़ है। तो इसे ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 17 दिसंबर सुबह 11 बजे। एनरोलमेंट जो है वो आपको यहाँ पर जल्दी ही करने होंगे। इसी के साथ साथ
अनअकैडमी पर रफ्तार बैच 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसका पार्ट बने। इसकी खास बात यह है कि सिर्फ इस रफ्तार बैच को, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स थोड़ी तेज़ी से कवर कराए जाएंगे, आप इसे 21,000 में ले सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल, तो इसे ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करें। यूपीएससी सीएससी में अब 6 महीने से भी कम समय है, तो रफ्तार बैच जो है वो एक अच्छा बैच होगा रिविजन के लिए। आप इससे रिवाइज कर पाएंगे। इसमें आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाएंगे और सभी टॉप एडुकेटर्स जो हैं उनकी सहायता से स्पीड में चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, रफ्तार से चीज़ों को कवर कर पाएंगे, और वो भी हर एक चीज़, कुछ छूटेगा नहीं इसमें। सो ज़रूर इसमें एनरोल करें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।